हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिशिर पांडे आप सभी का एसजीएस क्लासेस की आज के लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और कम समय में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम जिस चैप्टर को यहाँ कवर करने वाले हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये एक वन शॉट वीडियो की कैटेगरी में मैंने प्लेस किया है। और इस कंटेंट में हमने इस चैप्टर को लगभग 135 पॉइंट्स में कवर करा है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का मेन मोटिव है कि हम कम से कम समय में इस चैप्टर को कवर करें। तो इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उतने ही समय में हम इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को कवर कर पाएँ, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे क्विक रिवीजन प्रोस्पेक्ट से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये टोटल लेक्चर बच्चों एनसीईआरटी के बेसिस पर ही है। अब देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में है वो है द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट इज शॉर्ट लिव्ड। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कोऑर्डिनेशन दो तरीके के होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक है न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन और एक है एंडोक्राइन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन वो होता है जो बेसिकली नर्व रेगुलेटेड होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन वो होता है जो कि हार्मोन रेगुलेटेड होता है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो हर सेल या सेलुलर फंक्शंस को टच नहीं करती, इसलिए हमें न्यूरल कंट्रोल के अलावा भी एक और तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है जिसे हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और यही तीन चीज़ें इन पॉइंट्स में डिस्कस करी गई हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट इज शॉर्ट लिव्ड। सेकेंड, as the nerve fibers do not innervate all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated, a special type of coordination and integration has to be provided। और ये फंक्शन बच्चों कौन करता है? ये फंक्शन बेसिकली हार्मोन्स करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हार्मोन्स का जो रोल है वो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में आता है या न्यूरोक्राइन कोऑर्डिनेशन में आता है, तो डेफिनेटली हार्मोन्स का जो रोल है वो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। और हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कभी आपसे नीट में क्वेश्चन आए तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी परफॉर्म होते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो फार एज द नीट प्रोस्पेक्ट इज कंसर्न्ड। अब चलिए हम अपने फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, या वो कभी भी उनमें डक्ट्स नहीं पाए जाते। दे ऑलवेज लैक्स डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन की सेक्रीशंस को बच्चों हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में जो यहाँ पर डिस्कशन है वो डेफिनेशन ऑफ हार्मोन की है, जो ये कहती है कि डेफिनेशन, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज that it acts as a chemical which is produced by endocrine glands and released in the blood and transported distantly located target organs। तो मैं आपको हार्मोन्स के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जब कभी भी हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो इनकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमेशा कम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे ऑलवेज एक्ट away from their site of production। they always act away from their site of production। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेक्रीशंस हैं डक्टलेस ग्लैंड्स के। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली हमेशा बच्चों आगे हम देखेंगे रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं और ये बहुत कम क्वांटिटी में ही अपने फिजियोलॉजिकल एक्ट को
परफॉर्म कर देते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हार्मोन्स की। और हार्मोन्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट। मतलब ये है कि अगर यहाँ वाले सेल से हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है तो ये हमेशा किसी दूसरे सेल पे जाके काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस सेल पे इसके रिसेप्टर होंगे वहीं पर हार्मोन का वर्क ऑफ एक्शन देखा जाएगा। तो ये हमारा 6th पॉइंट था बच्चों। अब 7th पॉइंट में देखें कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं दे पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन्स whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in vertebrates। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और जो कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम है वो बेसिकली वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है। अब अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करते हैं बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड, thymus and gonads, that is particularly testis in males and ovary in females. These are actually the organized endocrine glands which are present in our body। यहाँ बच्चों our body से मतलब है, क्योंकि हम NCERT की बात कर रहे हैं, यहाँ पर our body से मतलब है ह्यूमन बॉडी। अब देखिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा कुछ और भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब ये पूछा जा सकता है कि अपार्ट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच अदर ऑर्गन्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। तो इनमें से बच्चों कोई भी चीज ऑप्शन में दी जा सकती है और यहाँ से इधर से 8th पॉइंट से कुछ चीज़ों को उठा के और एक आधी चीज़ यहाँ से उठा के इस पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये हमारा बच्चों 9th पॉइंट कवर हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें हमने 10th पॉइंट की, तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ लिखी गई है कि जो हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली है क्या, वो डायनसेफ्लॉन जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है उसका बेसल पार्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट of diencephalon या forebrain and it regulates a wide spectrum of body functions। और particularly ये जिस ग्लैंड की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो बॉडी रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रेगुलेट होती हैं। बच्चों इस वीडियो में डिस्कशन का टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये बहुत बहुत यूज़फुल होगा अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म कोर्स में हम लोग जनरली इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं विद द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच हैज़ बिन कवर्ड इन NCERT। तो चलिए अब जल्दी से हम अपने 11th पॉइंट पर जाते हैं और हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ स्टडी करते हैं जो कि कुछ NCERT में के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस है उसे हम क्या कहते हैं। आंसर है बच्चों न्यूक्लियाई, और ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, बेसिकली दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस की, कि जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं वो बेसिकली सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को बेसिकली रेगुलेट करते हैं। तो ये हमारा 12th पॉइंट है। अब देखिए अगर हम 13th पॉइंट की बात करें तो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी सेक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है, और दूसरी तरीके का जो हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि बेसिकली पिट्यूटरी की सेक्रीशंस को
इनहिबिट करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है GnRH एंड सोमैटोस्टैटिन। GnRH एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं ये एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इस हार्मोन पे, और ये गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है और ग्रोथ प्रमोट करता है। ऐसे ही बच्चों जो सोमैटोस्टैटिन है वो hypothalamus, it is released from the hypothalamus and inhibits the release of growth hormone. That means कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रोथ GnRH बेसिकली क्या करेगा, ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करेगा, और सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ रिटार्डर की तरह काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो हार्मोन्स हैं GnRH और सोमैटोस्टैटिन। तो GnRH की अगर हम बात करें बच्चों, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन पर काम करता है। तो ये बेसिकली पॉजिटिव ग्रोथ करेगा, और जब ये हमारा सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन पे काम करेगा तो ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों हार्मोन्स को बच्चों, ये GnRH है और जो सोमैटोस्टैटिन है, इनको हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हमारा 15th पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है, क्योंकि उसका रेगुलेशन बेसिकली हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो कर रहे होते हैं, बल्कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है दैट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल विद द हाइपोथैलेमस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हमको ये पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट, खासकर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और एक को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, दैट इज इट हैज अ इनडायरेक्ट कंट्रोल, whereas the posterior pituitary is under the direct control of the hypothalamus, an important point। अब देखिए हम 16th पॉइंट पर आते हैं बच्चों, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात होती है तो वो पूछा जाता है इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, और इस बोनी कैविटी को हम क्या कहते हैं। तो इस बोनी कैविटी को आप बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। इस बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस की स्टॉक से एक्चुअली अटैच्ड होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जब मैंने यहां बात करी सेला टर्सिका। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो हाइपोथैलेमस इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये देखिए, इसको आप बेसिकली एंटीरियर पार्ट कहते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को आप बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। अब जो एडेनोहाइपोफाइसिस है उसी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और एडेनोहाइपोफाइसिस के बच्चों दो पोर्शंस होते हैं, एक को हम पार्स डिस्टेलिस कहते हैं और एक को हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। और अगर हम देखिए पार्स डिस्टेलिस की बात करें तो ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, हमारा प्रोलैक्टिन जिसे हम PRL कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे कॉमनली हम ACTH कहते हैं, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड देन FSH। दैट मीन्स कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो पार्स डिस्टेलिस है ये बच्चों 6 हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो कि NCERT में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्स इंटरमीडिया जो है वो एक्चुअली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस हैं, दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि जो एडेनो हाइपोफाइसिस है उसका कौन सा पार्ट एमएसएच को रिलीज करता है। तो आंसर आएगा बच्चों पार्स इंटरमीडिया। या ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन एडेनोफाइसिस का हाइपोफाइसिस का नहीं है। उसमें बेसिकली न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स ऑप्शन में दिए जाएंगे और आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर पार्स इंटरमीडिया की हम बात करें तो इसका जो हार्मोन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसका जो मेन काम होता है, किस किस चीज को करना, इसका मेन काम होता है बेसिकली पिगमेंटेशन को के डेवलपमेंट को करना। तो जो पिगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिगमेंटेशन का मतलब है स्किन पिगमेंटेशन से, मेलानिन के डेवलपमेंट से। तो यहाँ पर जो हमारा पार्स इंटरमीडिया है उसमें जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बेसिकली मेलानिन की सिंथेसिस करता है। और मेलानोसाइट्स जो होते हैं, जो कि मेलानिन पिगमेंट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, ये लाइट इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हायर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ दीज melanocytes, which will actually provide more development of the melanin, which will provide actually dark complexion to the person. That means कि अगर हम इसकी बात करें, कि अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें और हम यूरोपियंस की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन्स हैं उनका मेलानोसाइट जो स्टोरिंग सेल है जिसमें मेलानिन की सिंथेसिस है वो ज़्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन टू द यूरोपियंस, एंड दैट्स व्हाई द यूरोपियंस आर फेयर कॉम्प्लेक्शन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस को की, जिसको हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, और इस न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। एक को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन और एक को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि एक्चुअली द ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड वेयर, आंसर विल बी हाइपोथैलेमस। लेकिन 99% ऑप्शंस में इनको न्यूरो हाइपोफाइसिस का हार्मोन इसीलिए माना गया है क्योंकि सिंथेसिस इनकी हाइपोथैलेमस में होती है, लेकिन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा, ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम अपने 22nd पॉइंट पे अगर आ रहे हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हैं, दे स्टिमुलेट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म। तो जब कभी भी ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आएगा तो एक कंडीशन आएगी जिसको हम बोलेंगे जाइगेंटिज्म। तो जो नॉर्मल जो बॉडी में इंडिविजुअल्स की हाइट होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर हाइट का डेवलपमेंट देखा जाएगा। और अगर हम बात करें बच्चों अंडर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की, तो हमारे को जो डिजीज होगी, जो नॉर्मल हाइट से कम अगर हाइट किसी इंडिविजुअल ने अटेन करी है तो उस डिजीज को हम डॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से अगर हम एक्सेस सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग अडल्टहुड की बात करते हैं तो एक बड़ी पिक्यूलर डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली, जो कि प्रीमेच्योर डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो ग्रोथ जल्दी जल्दी होगी और एजिंग का प्रोसेस एनहांस हो जाएगा, जिस कारण से प्रीमेच्योर डेथ के कंडीशंस बन सकती हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों 24th पॉइंट की, तो अगर 24th पॉइंट की बात करें तो देखिए प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक पूछा जाएगा प्रोलैक्टिन और एक पूछा जाएगा ऑक्सीटोसिन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन होता है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है वो बेसिकली प्रोलैक्टिन होता है। लेकिन जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है, जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जो प्रोलैक्टिन है वो मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है उनकी, जिस कारण से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है। इसीलिए प्रोलैक्टिन को मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहा जाता है। और जब स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो बेबी के बर्थ के समय यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो या मिल्क इजेक्शन का काम अगर करवाना है स्मूथ मसल से, तो उसमें हमेशा ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो TSH है वो कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। अब अगर हम बात करें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, तो ये किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व है, ये सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जो ACTH होता है वो सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स करता है, और इन स्टेरॉयड्स हार्मोन को बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टेरॉयडोजेनेसिस कहते हैं। और ये बच्चों जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर एक्चुअली रिलीज्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। दे आर एक्चुअली रिलीज्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब देखिए हमारे पास LH जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और एंड FSH जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये हमेशा गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, और इसीलिए इनको गोनेडोट्रोपिन्स के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन्स गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, रिपीट, और इसीलिए इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। गोनाड्स का मतलब होता है टेस्टिस एंड ओवरीज, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए मेल्स में जो LH होता है वो क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस बेसिकली मेल हार्मोन्स की कैटेगरी है। दे आर द कैटेगरीज ऑफ मेल हार्मोन्स दैट आर actually produced from what? They are actually produced from kidneys. तो ये इंपॉर्टेंट है कि LH का रोल क्या है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन है जो कि किडनीज प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर मेल्स की बात करें तो मेल्स में FSH एंड एंड्रोजेंस ये दोनों स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? आंसर है FSH एंड एंड्रोजेंस। चलिए अब हम 30th पॉइंट पर आते हैं। 30th पॉइंट पे अगर हम देखें कि अगर फीमेल्स की बात करें तो ये जो LH है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन करता है मैच्योर फॉलिकल से, जिनको हम बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है जो कि ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के बाद बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन। दैट मीन्स फॉलिकल फॉर्मेशन में ग्राफियन फॉलिकल से ही एक्चुअली कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये उसमें हम डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा 31st पॉइंट है वो क्या कहता है, FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। तो ये पूछा जाता है कि ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? आंसर है FSH। अब देखिए यहाँ पर MSH की बात करी गई है जो मिलेनोसाइट्स पे काम करता है। और मिलेनोसाइट्स क्या हैं? मिलेनोसाइट्स बेसिकली मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स हैं जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को रेगुलेट करेंगे। ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ।
अब देखिए ऑक्सीटोसिन की बात हमने करी कि स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करता है और ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन की तरह काम करता है मेमोरी ग्लैंड्स पर, ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जब हम बात करेंगे एक हार्मोन की वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन को ही हम कॉमनली ADH कहते हैं, तो जब हम एक चीज़ पढ़ते हैं बच्चों, जब हम नेफ्रॉन पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और नेफ्रॉन में हम खास कर जो ये वाला सेक्शन है जिसे हम DCT कहते हैं, यहाँ पे दो हार्मोन्स का रोल हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एल्डोस्टेरॉन का, जो कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और एक पढ़ते हैं बच्चों जिसको हम कहते हैं ADH या वैसोप्रेसिन, जो कि बेसिकली वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर इस ADH या वैसोप्रेसिन का फंक्शन प्रॉपरली ना हो तो एक कंडीशन जनरेट होती है जिसे हम बेसिकली डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। तो बेसिकली अंडर सेक्रीशन या नॉन फंक्शनिंग ऑफ द वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन लीड्स टू अ कंडीशन व्हाट वी कॉल एज डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो जो यहाँ पर बच्चों देखिए क्लियरली लिखी गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है डायबिटीज इंसिपिडस इज कंसर्न्ड विद विच हार्मोन, आंसर आता है ADH या वैसोप्रेसिन। अब देखिए हम 37th पॉइंट पर यहाँ जा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में। और जो ये पिनियल ग्लैंड है ये बेसिकली डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, मेलेटोनिन को सेक्रीट करता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पिनियल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये एक हार्मोन को सेक्रीट करता है जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं, और मेलेटोनिन क्या करता है, डायर्नल रिदम्स को बेसिकली रेगुलेट करता है। डायर्नल रिदम्स का मतलब होता है डे एंड नाइट की क्लॉक, जिसको हम 24 आवर क्लॉक कहते हैं। तो विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37, 38 और 39 पॉइंट, कि ये बेसिकली कौन सा हार्मोन ऐसा है जो हमारे डायर्नल रिदम्स को जिनको जो कि एक सर्काडियन रिदम्स की कैटेगरी में आता है, जो कि 24 आवर क्लॉक के रेगुलेशन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर होता है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन इस फंक्शन के अलावा कुछ और फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है, जिसमें वो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अदर देन गवर्निंग द डायर्नल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए जो थायराइड हार्मोन है इसकी बड़ी अच्छी लोकेशन है, कि अगर आप बात करें कि ये ट्रैकिया है बच्चों, तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ, ट्रैकिया के एक इस तरफ और ट्रैकिया के इस तरफ, और यहाँ पे आप 4 बिंदु यहाँ पर और देखेंगे। तो जो ये वाला हार्मोन होगा वो तो ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड कहलाएगा, जो कि TSH, T3 या T4 हार्मोन्स को जनरेट करता है। और ये जो आप 4 डॉट्स देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं बच्चों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जो कि थायराइड ग्लैंड्स में ही एम्बेडेड पाए जाते हैं। और ये NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है कि बेसिकली जो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, 2 इन ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये सारी बातें अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लोब्स, देखिए 2 लोब्स, एक लोब ये है, एक लोब ये है, एंड आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। अगर ये ट्रैकिया है तो ये देखिए आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे लोकेटेड है। अब हम 42nd पॉइंट पर जाते हैं और देखते हैं कि बोथ द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड विद द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, आंसर है इस्थमस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नॉर्मली हम स्किप कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिकल्स होते हैं,
और स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, खासकर फॉलिकल्स और जो स्ट्रोमल टिश्यूज हैं। और ये जो फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज हैं, ये क्या करते हैं, इनमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और ये फॉलिकुलर सेल्स दो तरीके के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक को बच्चों हम T4 कहते हैं, एक को हम T3 कहते हैं। ये नाम पड़ा है कि इसमें कितने आयोडीन एटम्स हैं। तो जो थायरॉक्सिन है, अगर उसमें 4 आयोडीन एटम्स हैं वो टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन कहलाएगा, और जिसमें 3 आयोडीन एटम्स हैं वो ट्राई आइडोथायरॉक्सिन थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो थायराइड ग्लैंड का रेगुलेशन है वो किस एलिमेंट के, कौन सा एलिमेंट थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर आता है बच्चों आयोडीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विच एलिमेंट रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। आंसर है आयोडीन। और आपको एक चीज़ कॉमनली पता होनी चाहिए कि जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है वो एक डिजीज कॉज करती है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। और जब कभी भी खासकर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है तो उसका कहीं ना कहीं कॉज आयोडीन होता है। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को हम बेसिकली गॉइटर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम घेंगे के नाम से भी या घेंगा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 47वें पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। और इस बीमारी को एक्चुअली हम क्रिएटिनिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये एक हाइपोथायराइडिज्म का केस है जिसमें चाइल्डहुड में जो मेंटल रिटार्डेशन है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, एबनॉर्मल स्किन है, डेफ म्यूटिज्म है, ये सब देखा जा सकता है। तो ये बेसिकली एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है जो कि हाइपोथायराइडिज्म का केस बनता है। अब अगर आप अडल्ट्स में बात करें तो आप देखोगे अडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बॉडी में कैंसर डेवलपमेंट के कारण या कोई और एबनॉर्मलिटी के कारण जो थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस एबनॉर्मली हाई हो जाती है। और जब थायराइड का हार्मोन की सिंथेसिस एबनॉर्मली हाई हो जाती है या बढ़ जाती है तो उस केस को बच्चों हम हाइपर थायराइडिज्म के बाद का कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बार बार हाइपो और हाइपर वर्ड यूज किया जाता है, या हाइपो मतलब अंडर सेक्रीशन से है, अंडर सेक्रीशन से ये वर्ड यूज किया गया है, और हाइपर जो है वो ओवर सेक्रीशन से ये वर्ड आया है। तो हाइपो मीन्स बिलो व्हेन द हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड in the concentration which is normally below their optimized concentration, and if the hormones are synthesized above the normal optimized condition then we are actually using the term hyper, that means above या over secretion of the hormone। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जब हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करी जाएगी तो हाइपरथायरॉयडिज्म से होने वाली, देखिए 50th पॉइंट में दो डिजीजेज आप देखेंगे, एक को हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और एक को कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई हैं, जैसे कि थायराइड का एनलार्जमेंट, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो देखिए ये हमने अभी तक इस स्लाइड में लगभग 50 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब देखिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर अगर जाएं तो देखिए थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम बच्चों नॉर्मली BMR के नाम से जानते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा थायराइड हार्मोन के रेफरेंस में। अब थायराइड हार्मोन और क्या काम करता है, ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है, ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब 53rd पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को भी क्या करेगा बच्चों, रेगुलेट करेगा। 54th पॉइंट में हम देखेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। तो ये देखिए ये चीज हमने यहाँ पर देख ली है। अब देखिए अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड अपार्ट फ्रॉम थायराइड हार्मोन एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं या टीसीटी के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली कैल्शियम लेवल्स को बॉडी में मेंटेन करता है अलोंग विद द पैराथायरॉयड हार्मोन जिसे हम पीटीएच कहते हैं। आप देखेंगे आगे जाके कि पीटीएच नॉर्मली हाइपर कैल्सीमिया कॉज करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और ये नॉर्मली कैल्शियम लेवल को घटाता है। तो दोनों का बैलेंस बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बेसिकली रेगुलेट कर देगा। वो चीज़ हम अपने नेक्स्ट कमिंग पॉइंट्स में देखेंगे। अब देखिए 56th पॉइंट जो हमारा है वो यही कह रहा है कि इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मैं आपको बता चुका हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं। तो आंसर आता है बच्चों 4। अब 57th पॉइंट की अगर हम बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मैंने आपको बताया है एक पैराथ हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम पीटीएच कहते हैं, और ये बेसिकली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को हमेशा रेगुलेट करता है। नॉर्मली ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लेवल्स को हमेशा इंक्रीज रखेगा, और ये क्या करता है कि बोन्स में देखिए पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, दैट मीन्स डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। तो जब कभी भी इस तरीके इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो बोन में सॉफ्टनेस आ जाती है जिसको हम डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है पीटीएच, अब देखिए इसका रोल है कि इट स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ विच आयन कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज 2 पॉजिटिव आयंस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। तो ये जो पीटीएच है ये कैल्शियम आयंस के एब्जॉर्प्शन को रीनल ट्यूब्यूल से और डाइजेस्टेड फूड से बच्चों दोनों से ही इंक्रीज करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए पीटीएच। अगर वो 2 हार्मोन्स पूछे तो आप लिख सकते हैं सीटीएच जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, और दूसरा हार्मोन है पैरेथ हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन्स मिलकर ही देखिए यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब हम अपने 63rd पॉइंट पर आ रहे हैं जिसमें देखा गया कि जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या चीज़ है बच्चों। ये थाइमस ग्लैंड की आप कुछ खासियत समझिए। जहाँ लंग्स होती हैं और जहाँ ये हमारी देखिए अगर लंग्स हैं, ये हमारा चेस्ट अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं और ये लंग्स हैं, तो आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ से देखिए एओर्टिक सिस्टम निकल रहा है तो ये जो ग्लैंड की पोजीशन है लगभग स्टर्नम के बिहाइंड पे और वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा के साइड पर जो ग्लैंड होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, थाइमस कहते हैं। तो बेसिकली स्टर्नम के जस्ट पीछे स्टर्नम वो बोन होती है जहाँ से हमारी जो रिब्स होती हैं उनकी बोन्स जो हैं अटैच्ड होती हैं। तो थाइमस का काम यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ में है, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। थाइमस बच्चों कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थाइमस जो है वो थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है और इसका इम्यूनिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, देखिए बॉडी में 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जिस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरी कैटेगरी के लिम्फोसाइट्स हैं जिसे हम बेसिकली
टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये सेल पे काम करते हैं और इसीलिए जो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता होता है कि टी सी सेल्स होते हैं, टी एच सेल्स होते हैं, और कौन से सेल्स होते हैं, टी एन के सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स की बच्चों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो किस तरीके की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए, अब इन फंक्शंस के अलावा, इम्यूनिटी के रोल के अलावा, जो थाइमोसिन्स हैं वो बेसिकली एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि इस तरीके की इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज से डेवलप होती है, इस तरीके की इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कौन सी बॉडी में ऐसा ग्लैंड है, कौन सा बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड है जो कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है वो बेसिकली डीजेनरेट होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द थाइमस ग्लैंड। तो 68th पॉइंट कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि डीजेनरेसी ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट्स इन वीकर इम्यून रिस्पॉन्स इन ओल्ड एज पीपल। तो आंसर है उसका थाइमस ग्लैंड। अब देखिए, हम बात करते हैं 69th, 70 एंड 71 पॉइंट की। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है बच्चों, उसमें एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। और अगर आप एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो जो हमारी किडनीज होती हैं उसके ठीक ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं, और ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स को ही हम एड्रीनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है जिसे हम एड्रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं, और एक उसके बाहर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये एड्रीनल ग्लैंड है तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये बीच वाला सेक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एड्रीनल मेडुला कहेंगे, और ये जो बाहर वाला सेक्शन है इसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स alters carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to a disease called Addison disease। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिसन डिजीज किस कारण से होती है। तो ये पूछा जाता है कि जो एडिसन डिजीज है इट इज ड्यू टू बेसिकली ऑल्टरनेशन इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऑल्टरनेशन से होती है, फैट मेटाबॉलिज्म के ऑल्टरनेशन से होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऑल्टरनेशन से होती है, या न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के ऑल्टरनेशन से होती है। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि जो एड्रीनल मेडुला है, तो बेसिकली जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स था उसने क्या किया था कि जो वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंडर प्रोडक्शन या अंडर सिक्रीशन से एडिशन डिजीज हो रही थी। लेकिन जो हमारा एड्रीनल मेडुला है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि नॉर्मल केस में, नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन में दोनों का रोल बच्चों एक ही है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस है बॉडी में तो इसमें से एक काम करता है, और अगर बॉडी में स्ट्रेस कंडीशंस हैं तो बेसिकली दूसरा काम करता है। लेकिन दोनों का जो कॉमन फंक्शनिंग है वो एक है, बस ये डिफरेंस होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है और एक स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। तो जो स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है उसको हम बच्चों एड्रेनलिन, ये देखिए लिखा हुआ है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं, और जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है उसे हम नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स को, क्योंकि ये अमीन डेरिवेटिव्स होते हैं, इसीलिए इनको हम कॉमनली
कैटेकोलामीन्स कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच हार्मोन्स कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ कैटेकोलामीन्स। आंसर है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है, नॉर एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन होता है। और ये मैंने आपको क्लियर कट यहाँ बता दिया है। ये पॉइंट डिस्कस हो गया कि ये दोनों हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला से सेक्रीट आउट होते हैं। 73rd पॉइंट में ये बताया गया है कि स्ट्रेस कंडीशन में एड्रेनलिन काम करता है। और 74th पॉइंट पे ये बताया गया है कि दीज हार्मोन्स इंक्रीज बेसिकली अलर्टनेस, प्यूपल डायलेशन, पायरो इरेक्शन जिसको रेजिंग ऑफ हेयर्स कहते हैं, एंड स्वेटिंग। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये खासकर जो एड्रेनलिन है, ये हमें ये एमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है। या इसी एड्रेनलिन को हम हार्मोन ऑफ फाइट या फ्लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट इसलिए कहा गया क्योंकि उड़ने में, खासकर बर्ड्स के केस में, वो एक स्ट्रेस कंडीशन होती है जहाँ एब नॉर्मली बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और वहाँ पे बॉडी में एक एक्सेस स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, जिसमें बॉडी में एक चैनलाइजेशन चाहिए इन द फ्लाइट मसल्स, जो हार्मोन प्रोवाइड करता है उसे हम एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 75th पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर कि ये दोनों ही हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं। कैटेकोलामीन्स जो हैं वो और क्या चीज़ करते हैं बच्चों, वो बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड भी करते हैं। तो कैटेकोलामीन्स का क्या है, वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन में इन्वॉल्व है, जिस कारण से अगर ग्लाइकोजन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर होती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्लूकोज जो एक्सेस फॉर्म में होती है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन में। तो अगर ऑब्वियस सी बात है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो बेसिकली अगर इस ग्लाइकोजन में का ब्रेकडाउन होगा तो हम क्या देखेंगे कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट कर रहा है, या जिसको हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कहते हैं। इसके अलावा ये और क्या करता है, ये लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि अमीन डेरिवेटिव्स हमारी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशंस के लिए बहुत ख़राब रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी में जिस हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा एलिवेटेड होता है, जिसके हमें गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, वो है एड्रेनलिन। तो हमेशा अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ एड्रेनलिन बॉडी में है वो हमेशा हमें अंडर सेक्रीशन वाली कंडीशन होनी चाहिए उसकी, ना कि ओवर सेक्रीशन वाली। अब देखिए हमारे पास जो 77th पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, और ये 3 लेयर्स जो होती हैं ये अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को सेक्रीट करती हैं, और जिन हार्मोन्स की कैटेगरी को ये सेक्रीट करती हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 लेयर्स एड्रीनल कॉर्टेक्स में कौन कौन सी होती हैं, एक को हम कहते हैं बच्चों जोना रेटिकुलरिस, जिसको हम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो बीच की लेयर है उसे हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो सबसे बाहर की लेयर है बच्चों उसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है, जोना तो सब में ही आया है और इसको हम याद कर सकते हैं बच्चों GFR के फॉर्म में। बस ये जो है ग्लोमेरुलोसा जो है ये आउटर लेयर होगी, जो मेरे यहाँ पे फेसिकुलेटा है ये मिडल लेयर होगी, और ये जो रेटिकुलरिस है ये बेसिकली कौन सी लेयर होगी, विल बी द इनर मोस्ट लेयर। तो ये हमने आपको बता दिया कि जो कॉमन कैटेगरीज हैं उनको हम बेसिकली कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं।
अब ये कॉर्टिकॉइड्स का जो वो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है और उनको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब ग्लूकोज से आया, और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए वो कॉर्टिकॉइड्स मतलब जो हार्मोन्स बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, उन हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। और वो स्पेशल कॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों कि हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है वो सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारे पास। अब हम बात करें कि कॉर्टिकॉइड्स करते क्या हैं। ये बेसिकली बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी करेंगे, तो वो कॉर्टिकॉइड्स जो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी में देखते हैं उनको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये इसका रोल होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखेगा उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहेंगे, और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करेगा उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है एल्डोस्टेरॉन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कैटेगरी में आता है। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है इसलिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है और प्रोटियोलाइसिस को प्रमोट करता है। और क्या करेगा, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स को इनहिबिट करेगा। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसका मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूं। देखिए ग्लूको वर्ड आया है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पर कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो जनरेशन है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होना चाहिए। तो ग्लूकोज सिंथेसिस थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और ऐसे प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। वो फैट्स हो सकते हैं बच्चों, वो कभी कभी अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, फैट्स में हमने देखा वो लिपिड भी हो सकते हैं, और वो कभी थोड़ी हद तक प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो हर वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है लेकिन वो केपेबल है ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, तो जब उस प्रोसेस से ग्लूकोज बनेगा तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमने देखा है कि अगर हम बात करें बच्चों ग्लूकोज की सिंथेसिस, नॉर्मली हम देखते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है जो कि ग्लाइकोलिसिस की हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कर देते हैं तो अगर पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बने तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पायरुविक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट और अ शुगर, इट इज़ डेफिनेटली एन एसिड। तो बेसिकली एसिड सोर्स से हमने यहाँ पे ग्लूकोज का जनरेशन कराया, तो ये बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है। अब देखिए जो कॉर्टिसोल है वो बेसिकली किस चीज़ में इन्वॉल्व है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस। अब 85th पॉइंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का मतलब होता है बच्चों कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो पैथोजेंस के लिए बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स अपने आप ही
कम हो जाएगा। अब कॉर्टिसोल क्या करेगा, बेसिकली आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। और एल्डोस्टेरॉन मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि एल्डोस्टेरॉन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कैटेगरी में आया था, वो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करवाता है एंड वाटर रिटेंशन करवाता है और बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट को प्रमोट करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और पोटेशियम जो है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम मैंने आपको बताया था, एल्डोस्टेरॉन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर जो है मैंने आपको बताया था ADH करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल था एल्डोस्टेरॉन का। अब देखिए हम आ रहे हैं पैनक्रियाज पे, और पैनक्रियाज को बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एक कंपोजिट ग्लैंड कहा गया है। कंपोजिट का मतलब होता है बच्चों कि ये दोनों तरीके से काम करता है। ये डक्टलेस ग्लैंड भी है और ये डक्टेड ग्लैंड भी है। डक्टलेस बोले तो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और डक्ट ग्लैंड इसलिए बोले तो ये एक्सोक्राइन भी है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और ये बेसिकली एंडोक्राइन भी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। आंसर है पैनक्रियाज। अब देखिए जो हमारे एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज होता है वो बेसिकली आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो कि जिनका नंबर जो है वो जनरली 1 to 2 मिलियंस होता है इन नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, जो पूरे पैनक्रियाटिक टिश्यू का सिर्फ 1 से 2% ही होता है। और इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में खासकर बच्चों जो यहाँ पे एनसीईआरटी में सेल्स मेंशन्ड है, वो एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागॉन की सिंथेसिस करता है, और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और ये दोनों हार्मोन्स आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब इनका जो रोल है वो ऑपोजिट है। तो चलिए देखते हैं कि इनका रोल क्या है। देखिए ग्लूकोज आप जानते हैं बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो जो अपने स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो एक्चुअली ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन कौन कराता है, इंसुलिन कराता है। लेकिन जब कभी भी बॉडी में सप्लाई ऑफ ग्लूकोज कम होता है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये रोल है बच्चों ग्लूकागॉन का। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन जिसे हम ग्लूकागॉन कहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं जो बॉडी में बेसिकली ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये मेंटेन क्या कर रहे हैं बच्चों, मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल। अब देखिए बच्चों कि ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ये इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को, और इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल की कंडीशन को ही हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकागॉन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो हर लेवल पर ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कॉज कर रहा है, और अगर इसके साथ ही इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे तो एक कंडीशन जनरेट होती है जिसे हम डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज जो ग्लूकागॉन है उसका मेन काम क्या है, ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस करना, ताकि बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जनरेट हो गया है, और इसीलिए इसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से ही जानते हैं, जो हमारा 98th पॉइंट है। अब देखिए इंसुलिन क्या है,
ये इसका ठीक ऑपोजिट है, ये बेसिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ये बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के, और चलिए और देखते हैं कि इस चैप्टर में और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, कमिंग टू इंसुलिन, जो इंसुलिन का काम है मैं आपको बता चुका हूँ। ये इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बना तो जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, ग्लाइको का मतलब यहाँ पर आता है ग्लाइकोजन से, और ग्लाइकोजन का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों, उस फिनोमिना को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। बहुत सारे कुछ टर्म्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, वर्ड है ग्लूकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसको हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या चीज़ है बच्चों? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तीसरी चीज़ है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। और ये तीनों ही चीज़ जब कभी भी देखिए ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा या ग्लूकोज बनेगा किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, या कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, तो ये तीनों ही कंडीशन शुगर लेवल को बॉडी में इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बच्चों पता होनी चाहिए कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ग्लाइकोजेनेसिस की हम बात करेंगे, देखिए, तो इसका मतलब है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल फॉर्म है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक होम्योस्टैटिक प्रोसेस है, जिससे बेसिकली ग्लूकागॉन और इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस में अपना एक अहम योगदान देते हैं। अब देखिए, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ मेलिटस का अगर इंक्रीज लेवल है तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि बॉडी में कीटोन लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये बेसिकली हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं। तो वन शुड ऑलवेज मेंटेन अ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन आर बॉडी सिस्टम। और देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको वैसे तो हम ड्रग्स के थ्रू भी इनका ट्रीटमेंट करते हैं अगर माइल्ड डायबिटीज़ है, लेकिन अगर डायबिटीज़ बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के भी पार चली जाए तो हमें इंसुलिन शॉट्स, जिनको हम इंसुलिन थेरेपी के नाम से जानते हैं, वो भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं। अब देखिए, हमारे पास हम गोनाड्स में जा रहे हैं, हम बात करेंगे टेस्टिस की, कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं वो स्क्रोटल स्टैक्स में प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द एब्डोमेन, ये हम सबको पता है। टेस्टिस के भी दो फंक्शन हैं, एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है, और दूसरी चीज़ बच्चों ये हार्मोन भी बनाती है, इसलिए इसका एंडोक्राइन रोल भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेस्टिस में सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ भी होते हैं, जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिक सेल कहते हैं, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम मेन एंड्रोजेनिक हार्मोन कहते हैं, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो आप सीधे सीधे अंडरलाइन करते जाइए। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? देखिए, स्क्रोटल सैक्स में प्रेजेंट होती है, डुअल फंक्शन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है, एंडोक्राइन रोल होता है, सेमिनरीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स कहते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब अगर हम 109 पॉइंट पे आए बच्चों, तो यहाँ पर एंड्रोजन के रोल को डिस्कस करा गया है कि जो एंड्रोजन है वो बेसिकली क्या करते हैं। द एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस of the male accessory organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland and urethra। एंड्रोजन्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि दे स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स,
aggressiveness and low pitch of voice. Androgens also play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कहते हैं। और एंड्रोजेंस सीएनएस मानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, और लिबिडो को जो कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एनाबॉलिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं। प्रोटीन, एनाबॉलिक का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव इफेक्ट, जहाँ पे प्रोटीन और खासकर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इनका रेगुलेटरी रोल है, या ये पॉजिटिवली हम ये कह सकते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे, जिसकी हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात करी थी कि वो कुछ ऑर्गन्स बॉडी में ऐसे भी हैं जो एंडोक्राइन तो नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ऐसे ही हम कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की बात करने जा रहे हैं, जो हम देखेंगे कि जो पहला आता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट जो है इस हार्मोन को सेक्रिएट करती है, और इसका मेन काम क्या होता है, इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। अब देखिए क्या होता है कि जब कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है बॉडी में, अब हमको आप बताते हैं कि जब कभी भी बॉडी में बीपी इंक्रीज हो तो उस समय जो एंट्री नाट्रियूरेटिक फैक्टर होता है वो रिलीज होगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि आर्टीरियल वॉल्स का डायमीटर कम हो गया, डायमीटर कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये जब रिलीज होता है एएनएफ, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देगा, और जब ब्लड वेसल्स का डायलेशन करेगा ये, तो देखिए डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिस कारण से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द रोल ऑफ हाउ द एएनएफ इज एक्चुअली रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर। अब देखिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनीज जो होते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन हार्मोन, यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्टाइड हार्मोन, मतलब ये एक प्रोटीन हार्मोन है जिसे हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, वो रिलीज करता है। और ये एरिथ्रोपोएटिन का रोल है कि ये एरिथ्रोपोएसिस करवाता है, जिसे हम नॉर्मली फॉर्मेशन ऑफ बच्चों आरबीसीज कहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अपने 117th पॉइंट की, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो बेसिकली 4 मेन पेप्टाइड हार्मोन्स या प्रोटीन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे हम गैस्ट्रिन कहते हैं, सेक्रेटिन कहते हैं, कोलोसिस्टोकाइनिन के नाम से जाना जाता है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसे जीआईपी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फटाफट से हम इसके रोल्स देखते हैं। तो जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है, और सेक्रीशन स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं एंड पेप्सिनोजेन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इट इंक्रीजेस द स्टिमुलेशन ऑफ बेसिकली या सेक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजेन। अब देखिए फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज विच आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमने यहाँ पर देख ली हैं, और यहाँ पर जो हमने बात करी है वो गैस्ट्रिन की करी है। गैस्ट्रिन के बाद हम सेक्रेटिन की बात करेंगे। तो जो सेक्रेटिन है ये बेसिकली क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। सीसीके का काम क्या है कि ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करेगा, और एंड स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। और खासकर आपको पता होना चाहिए कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होती है बाइल जूस,
और जो जीआईपी होता है वो बेसिकली गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं जो बेसिकली हार्मोन सेक्रीट करते हैं और वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब देखिए, जब कभी भी एक हार्मोन काम करता है तो मैं आपको बताऊं एक बहुत छोटे उसमें कि हार्मोन हमेशा बच्चों क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये हार्मोन अपने जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ काम करेगा, बाइंड करेगा, तभी ये अपना फिजियोलॉजिकल एक्ट परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हार्मोन्स ऑलवेज बाइंड ऑन देयर टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स वो होते हैं जहां पर हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस्ड हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और अपना फिजियोलॉजिकल एक्ट परफॉर्म करते हैं। देखिए क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स। और जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, बन जाते हैं, तभी बायोकेमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन है उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेशियस हार्मोन। दूसरी कैटेगरी को कहते हैं बच्चों स्टेरॉयड हार्मोन। तीसरी कैटेगरी को कहते हैं आइडोथायरोनिन्स या जिनमें हम T3 और T4 को रखते हैं। और चौथी है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन सारे जो हैं पॉलीपेप्टाइड के होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमिक देखिए ऑटोमेटिकली पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहे हैं। इंसुलिन ग्लूकागॉन जो है वो आपको पता ही है एंटागोनिस्टिक रोल होता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ कि जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है बच्चों, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो मेल और फीमेल कुछ भी हों, उनका जो नेचुरल डेरिवेटिव है वो स्टेरॉइड्स होते हैं। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, कॉर्टिसोन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्राडॉयल हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, कुछ भी हो, अगर वो एक सेक्स हार्मोन है विच इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्टेरॉइडोजेनेसिस, देन डेफिनेटली दैट हार्मोन हैज टू बी अ स्टेरॉइड हार्मोन। और कभी कभी इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका कोर न्यूक्लियस क्या होता है। तो वैसे तो हम बच्चों बुक छोटे लेवल पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, जो कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जैसा रिजेंबल करता है। अब देखिए वो हार्मोन जिनमें आयोडीन होता है, आपको पता ही है थायराइड हार्मोन्स की कैटेगरीज में आते हैं वो, जिसमें हम बेसिकली T3 एंड T4 को प्लेस करते हैं। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमने कैटेकोलामीन्स की कैटेगरी आपको बताई थी, और अमीन्स आ गया तो आप देखिएगा जो एपिनेफ्रिन है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी का हार्मोन प्रोटीनेशियस है, इनमें से कौन सी कैटेगरी का हार्मोन स्टेरॉयड डेरिवेटिव है, इसमें कौन सी कैटेगरी का हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये बेसिकली अगर ये पूछना चाहेगा प्रोटीन तो स्टेरॉयड और आयोडीन वाला या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव लिख देगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कई सारे हार्मोन्स के ऑप्शंस बनते हैं, इसलिए ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। अब देखिए हम अपना 129th पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें हमने ये लिखा हुआ है कि हार्मोन्स जनरली जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मेम्ब्रेन के बाउंड के साथ बाउंड करते हैं तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहलाते हैं। देखिए हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन
आर नॉर्मली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स विच डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपके पास अगर एक सेल है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो रिसेप्टर्स हैं बच्चों, ये इस सेल के बाहर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि हार्मोन कभी भी इन रिसेप्टर्स के साथ तो बाइंड कर रहा है, लेकिन कभी भी देखिए इस टारगेट सेल के अंदर नहीं जा रहा, ये कहा गया है। बट ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, वो चीज यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दी। बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर रिस्पॉन्स। अब ये चीज आप समझिए बच्चों कि जब हार्मोन की हम बात करते हैं तो इसको हम प्राइमरी मैसेंजर के नाम से जान सकते हैं, इसको हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। लेकिन यही हार्मोन जब कुछ ऐसे एजेंट्स प्रोड्यूस करे जो कि सेलुलर रिस्पॉन्सेस को, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे, उन कंपोनेंट्स को हम सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं, जिसमें हमारा साइक्लिक एएमपी आ जाता है, साइक्लिक जीएमपी भी आ सकता है, हमारा इनोसिटॉल फॉस्फेट जिसको IP3 कहते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस, ये सारे जो हैं हमारे इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और देखिए, जो हार्मोन्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ रेगुलेट होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि वो सेल में, ये अगर देखिए ये सेल है तो ये सेल में एंटर करेंगे और सीधा न्यूक्लियस में पहुंचेंगे, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं जीन रेगुलेशन करेंगे। और आप जानते हैं जीन्स का जीन प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद एक्सप्रेशन हो जाएगा। कहने की बात यह है कि डीएनए को वो इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से जब प्रोटीन कोड होगा तो यहाँ पर आप देखिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस पे काम करते हैं, और ये जितने भी कैटेगरीज के हार्मोन्स हैं ये इंट्रासेलुलर हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर कभी नहीं जाते बच्चों, सेल के बाहर ही रहते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर का जो कैटेगरी ऑफ हार्मोन है वो कौन सी है। तो यहाँ पर बच्चों हमने बेसिकली लगभग 130 पॉइंट्स में अपने पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर कर दिया है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर बच्चों समझिएगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं ये एक ब्रीफ रिव्यू है कि हम कैसे कम समय में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे जिस तरीके से मैंने आज आपको एक रिवीजन का मेथड बताया है, यही रिवीजन का मेथड आप फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको बैंग ऑन तैयारी करनी है अपनी बायोलॉजी में, अगर आप 360 में 350 प्लस को टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक दिन में पूरी 11th एंड 12th की बायोलॉजी को कवर करने का एक प्लेटफॉर्म या सिस्टमैटिक करिकुलम बनाना पड़ेगा। और आज का वीडियो उसी का एक एग्जाम्पल था। एंड टिल देन थैंक यू। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने आपको आज चैप्टर पढ़ाया है इसी के बेसिस पर मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँ।